अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो नावल मैंने कोई और स्टार्ट करना था, अब कोई और स्टार्ट करने लगी हूँ। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 12। हमारा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नावल को स्टार्ट करने से पहले हमारी यही बात होती है, तो बराए मेहरबानी इस पर अमल कीजिएगा। वैसे अब कुछ लोग जो हैं वो एक मुकम्मल नावल के ऊपर कमेंट भी किया है जिन्होंने, उनका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी सब जो सब्सक्राइबर्स न्यू आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी प्लेलिस्ट और तमाम वीडियोस आप लोगों को बआसानी हमारे चैनल पर मिल जाएँगी। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई नावल चाहिए हो, तो आप कमेंट में हमसे राब्ता करके बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हूर अपनी शादी के टाइम पे भाग चुकी है और उसको आशीन ने अपने पास रखा था। शर्त रखी थी कि तुम ज़वाहिर से शादी नहीं करोगी। तो इसी सिलसिले में फिर हूर को कुछ अरसे के बाद उसने ये कह दिया था कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि उसे किसी मिशन के हवाले से जाना है। तो फिर इसके बाद की स्टोरी आगे निकल रही है। क्या हूर की शादी नहीं हुई? समीर ने चौंक कर अपने करीब सोफे पर बैठी आशीन की जानिब देखा। नहीं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? तुमने क्या करना था? यार ज़वाहर इतना परेशान है, इसलिए इतना अरसा इसके लिए इतना परेशान रहा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके दिल से उस लड़की को निकालने के लिए, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं क्या करता? देखो, मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि अगर कल को ज़ीजान के में ये बात आए, तो तुम उसे सँभाल सको। उसे याद करवाओ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, ताकि वो अपनी मोहब्बत को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दे। है ना? उसने तंज़िया कहा। तुम मेरे दोस्त हो या उस शिम्मी के? वो चिड़चिड़ी हुई। दोस्त तो मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा मुझे ज़वाहर अज़ीज़ है। अपने दोस्त की मोहब्बत को सूली पर नहीं चढ़ने दे सकता। तो क्या तुम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। उसने कंधे समेटे। पहले इसे ढूँढ तो लो। अचानक उसके चेहरे के तेवर बदल गए। क्या मतलब? वो कन्फ्यूज़ हुआ। और मेरे साथ रहती थी, क्योंकि वो अपने घर से भाग गई थी। फिर मेरा तुर्की में मिशन आ गया और मुझे वहाँ जाना पड़ा। इसके बाद वो अपना सामान समेट कर कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा मतलब है कि वो अपनी आंटी के घर वापस नहीं गई होगी? वो वहाँ नहीं है समीर। तो फिर कहाँ है? उसने तमानियत से देखा। मैं नहीं जानती। हंसकर आशी ने कंधे उचकाए तो समीर अपनी जूती पहनकर तेजी से बाहर की जानिब भागा। ओए, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। उसने खड़ी होकर काफी दूर तक आवाजें लगाई, मगर वो जा चुका था। ये यकीनन सीजान के पास गया होगा। उल्लू कहीं का। वो अपना सर पकड़कर वापस सोफे पर बैठी। खाना तो आपने अच्छा बनाया है आप ही, पर मेरा पेट फुल है, खाया नहीं जा रहा। डाइनिंग टेबल पर बैठे जवाहर ने हाथ ऊपर करके कहा, तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, सारी तुम्हें ही खानी पड़ेगी। माँ हमने अलार्म दिया तो उसने मुंह बसोरा। हाँ छोटे, वैसे तो अभी ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम आ गए हो तो मैंने और माहम ने फैसला किया हुआ है। सोचा तुम्हें अभी से बता दें। नानी बोली, कैसा फैसला? खीर का चम्मच मुंह में डालते हुए उसने आंखें ऊपर करके देखा। तुम्हारी शादी का? माहम मुस्कुराई तो उसने चौंक कर देखा। व्हाट? शादी? वो पूरी आंखें खोलकर देखने लगा। हाँ, अब लड़की तुम बता दो, जिससे कहोगे उससे करवा देंगे। हमें तो कोई एतराज नहीं। खतीजा बेगम ने शाइस्तगी से कहा। आप दोनों अच्छे से जानती हैं कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। वह संजीदगी से पेश आया। तो फिर कब करोगे? खैर से 26 साल के हो गए हो। माहम तब उठी। 26 साल मजीद भी गुजर जाएंगे और अगर मेरा मकसद पूरा ना हुआ तो तब भी नहीं करूंगा। वह डंके की चोट पर बोला। ये देख लो छोटे, मेरे जुड़े हाथ देख लो। अब तो मान जाओ, मिन्नत कर रही हूँ। खतीजा बेगम ने हाथ जोड़कर कहा। क्या मैंने घर में आकर गलती कर दी है नानो? वो सरफिरे अंदाज में बोला। छोटे, तुम्हें अपना मकसद पूरे करने से किसने रोका है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शादी कर लो, इसके बाद जो जिया चाहे करना। माँ हम नरमी से बोली। आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करने की आदत नहीं। जब कह दिया कि अभी नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। उसने घूरी डाली। जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे, चलो उसी से ही कर लो। माहम ने अचानक कहा तो वो बेयकीन होकर देखने लगा। दिल फिर से दहल गया था। ये अचानक वो कहाँ से याद आ गई आपको? जानती हूँ कि तुम अब भी उसे नहीं भूले होगे।
भूल चुका हूँ। दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखने की आदत नहीं है मेरी। शादी हो चुकी है इसकी। शादी कब हुई? उसने तेवरी चढ़ाए पूछा। जाने से पहले बताया तो था आपको कि उसकी शादी है। पर इसकी शादी तो हुई ही नहीं। क्या मतलब? उसने आंखें सुकेड़ कर देखा। छोटे, शादी वाले दिन उसकी आंटी हमारे घर आई थी। वो कह रही थी कि उसकी भांजी दुल्हन बनकर घर से भाग गई है और ये भी कह रही थी कि वो तुम्हारे पीछे भागी है। पर तुम तो इंडिया में थे, इसलिए हमने साफ मना कर दिया। नानी बोली तो वो मज़ीद हैरानगी से देखने लगा। नहीं, वो वो भाग कैसे सकती है? बिना किसी को इत्तला दिए? बिना किसी प्लानिंग के वो अचानक कैसे भाग सकती है? वो यकीनन सख्त हालत में था। अब तो हमें नहीं पता। माँ हमने लालमी का इज़हार किया। कुछ बताया उन्होंने कि वो कहाँ गई? नहीं, और दोबारा हमने पूछा भी नहीं। हमें लगा कि इनके घर का मामला है, तो हमें दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। अब खतीजा बेगम ने बारी ली थी। तो क्या आप में से किसी को नहीं पता कि वो अब कहाँ है? उसने दोबारा तस्दीक चाही। कहा तो है कि हमें नहीं पता। माहम का गोशा अंदाज साइश सा न था। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ पूरी स्पीड में दरवाजे से बाहर भागा। अब कहाँ जा रहे हो तुम? नानी ने सदा लगाई मगर बेसूद। यार मैं तेरे पास ही आ रहा था। बिल्डिंग से बाहर कदम रखते हुए उसने मुकाबिल भागकर आते हुए समीर को देखा जो इसी से मुखातिब था। क्यों? हूर? हाँ मैं जानता हूँ वो गायब है। पर कहाँ? चल मेरे साथ। इसका बाजू थामकर वो तेजी से गाड़ी की जानिब भागा। सारी रात दोनों गाड़ी में मारे-मारे फिरकर उसे पूरे शहर में तलाश करते रहे। कोई होटल, कोई अस्पताल, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो मिल सके। लेकिन फिर भी नाकामी का मुँह देखना पड़ा। दिन से रात और रात से अगला पूरा दिन गुज़र गया। वो पागलों की तरह उसे ढूँढ रहा था। दरबारों पर जाके सजदे भी टेके और मन्नतें भी माँगी। मगर दिन गुज़रते ही गए और होड़ की तलाश में पूरे 3 महीने मज़ीद गुज़र गए। हमेशा अपना मन हल्का करने के लिए वो रावील जी के पास आया करता था और आज भी वहीं मौजूद था, जब समीर इसके पास आया। क्या सोच रहा है दोस्त? थक गया हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। समझ नहीं आ रही उसे कहाँ तलाश करूँ। हर वो जगह देख ली जहाँ उसके मिलने की उम्मीद हो सकती थी, पर वो तो कहीं भी नहीं है यार। क्या करूँ? झील के पास लगी सेफ्टी ग्रिल पर अपने दोनों हाथ रखे वो भीगी आवाज़ में बोला। इतनी जल्दी थक गए? मिल जाएगी भाई, सब्र कर। उसने कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मुझे लगा था वो किसी और की हो गई है और इसे किसी और का समझकर मैंने सब्र कर लिया था। पर अब न जाने वो कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है। है भी या बोलते वक़्त उसके गले में कुछ अटक सा गया था। यार, कुछ ज़्यादा ही उल्टा सोच रहा है तू। फिलहाल 3 चीज़ों पर फ़ोकस कर। 1 अपने बिज़नेस पर, दूसरा अपनी ड्यूटी पर और तीसरा अपनी ज़िंदगी के मकसद पर। बाकी सब कुछ पेंडिंग पे छोड़ दे। अब ज़िंदगी का एक नहीं, 2 मकासद हैं। पहला अपने बाप से बदला लेना और दूसरा हूर को ढूँढ कर उसे अपना बनाना। एक आँसू जो इसकी गाल पर बहा था, उसे अपने दाएँ हाथ की पुष्ट से साफ करके वो संजीदगी से पेश आया। हुँ, वो देख, कितनी खूबसूरत जगह है ना यार। उसने पहाड़ी की एक जानब इशारा किया। वो दोनों नदी के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे, हाथों में हाथ डाले। आज वो हमेशा के लिए एक हो चुके थे और ज़िंदगी का बहुत बड़ा लंबा सफ़र बाकी था। आने वाले अच्छे और हसीन दिनों की उम्मीद लिए उन्होंने मोहब्बत से एक-दूसरे की बाहों में पनाह ली। खत्म शुद। नावल का आखिरी हिस्सा पढ़कर वो मुस्कुराई। बेड पर औंधे मुँह लेटे हुए अपने वजूद को सीधा किया और नावल बंद करके बेड पर ही धर दिया। आह! कितना अच्छा नावल था ना? मज़ा आ गया पढ़कर। पर एक बात समझ में नहीं आई। नावल की कहानियों में हीरो और हीरोइन आपस में मिल जाते हैं और इन्हें सच्चा प्यार भी हो जाता है। फिर रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों जो एक बार छोड़कर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता? और अगर आ भी जाए तो हमारे दिल में उसके लिए वो चाहत नहीं रहती। आखिर ऐसा क्यों होता है? अपने दाँतों में उँगली दबाए वो खुद से ही सवालात कर रही थी। बाल किसी खूबसूरत लिबास की तरह पूरे बेड पर फैले हुए थे। फिर एकदम उठी और बच्चों की तरह छलांगे लगाती हुई बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में वो बालों के गिर्द तौलिया लपेटे बाहर आई, नंगे पाँव और जिस्म पर मौजूद ऊंचा सा सफ़ेद कुर्ता। वो बिल्कुल बच्ची ही लग रही थी। चंद कदम बढ़ाकर किचन में गई और फ्रीजर खोलकर पानी की बोतल निकालकर लबों से लगाई। उसे किचन में मौजूद शेल्फ पर रखकर कैबिनेट से कुछ डब्बे निकाले। फिर एक तरफ बर्तनों पर नजर पड़ी तो सॉसपैन उठाकर चूल्हे पर रख दिया। अभी इसमें दूध ही डाला था कि अचानक जिम्मी अंदर आया। हूर बेबी। हम्म, उसने बुलंद आवाज में जवाब दिया। किचन में क्या कर रही हो? वो चलकर सीधा उसके पास आया। चाय। वो मुस्कुराई।
एक कप मेरे हाँ, हाँ, जानती हूँ, तुम्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। बना देती हूँ। उसने बात काटी। बहुत खूबसूरत लग रही हो और साथ में क्यूट भी। एक नज़र हूर के पूरे वजूद पर डालकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा और थोड़ा करीब हुआ। जिमी, दूर हटो। गुस्से से घूरकर उसने पीछे धकेला। उसे शरारतन हंसने पर मजबूर कर गई थी। तुम जानती हो ये मेरी आदत है। उसने अपने बाजू खोले। और मुझे तुम्हारी ये आदतें बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो मस्कुराना अंदाज में बोली। मैं तो बस एक नज़र तुम्हें देखने आया था और ये बताने आया था कि कल मेरी कंपनी एक बहुत ही बड़ी फैशन इंडस्ट्री के साथ मीटिंग है। बहुत मशहूर कंपनी है और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे क्यों? उसने भवें चढ़ाकर सवाल किया। कम ऑन बेबी, हमारी मंगनी हो चुकी है, अगले महीने शादी भी है। इतनी मशहूर कंपनी से पहली बार मीटिंग करने का मौका मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इस अच्छे सफ़र में तुम भी मेरे साथ रहो। अच्छा, किस टाइम है कल मीटिंग? सुबह 11 बजे। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी, तो मुझे पिक कर लेना। ओके। उसने करीब होकर गाल खींचा तो होड़ लब कुचलकर पीछे हुई। बेबी, मुझसे हमेशा इतना दूर क्यों भागती हो? वो अजीब तासुर लिए बोला। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है और निकाह से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। बहाना बनाकर हूँ लंबे-लंबे ढक भरती अपने कमरे में चली गई। अरे! चाय तो देख दो जो चूल्हे पे रखी है। वो पीछे से चिल्लाया मगर कोई फ़ायदा नहीं था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा पटक चुकी थी। बंद दरवाजे के साथ अपनी पुश्त टिकाए वो लंबी-लंबी साँस खींच रही थी। आप कहाँ हैं सवाहिर? मैं सँभल नहीं पा रही हूँ। किसी और को कबूल नहीं कर पा रही हूँ। लौट आए ना, प्लीज़। वो दमबख़ूर सी अपने आप से रोती हुई कह रही थी। दिल में उसकी तस्वीर आज भी दिखाई देती थी। हाँ, बोलो। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जवाब आज भी इनकार ही होगा। अल्तमश अपने कमरे की खिड़की पर हाथ रखे पुश्त पर मौजूद मिट्ठन से मुखातिब था। नहीं सरदार, इस बार खुशखबरी लाया हूँ। वो मुस्कुराया तो अल्तमश ने झट अपना रुख मोड़कर उसकी तरफ किया। मतलब हूर का पता चल गया कि वो कहाँ है? उसने तस्दीक चाही। जी सरदार। तो खड़े क्यों हो? जाकर गाड़ी निकालो, लेकर आना है उसे। वो खुशी से चिल्लाया। नहीं सरदार, हम उसे अभी नहीं ला सकते। क्यों? उसने करीब होकर आहिस्ता आवाज़ में पूछा। सरदार, क्योंकि अभी वो इस वक्त किसी बिजनेसमैन के अपार्टमेंट में रह रही है। जैसे ही घर से बाहर अकेले निकलेगी, तो हम इसे अगवा कर लेंगे। किस बिजनेसमैन के पास? उसने आंखें सुकेड़ी। कोई जमशेद सादी नाम का बिजनेसमैन है। क्या ताल्लुक है इसका हूर से? अब ये तो हमें नहीं मालूम सरदार। वो सर झुका गया। कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली? पूरी आंखें खोलकर उसने सख्ती से पूछा। अब ये तो इसके मिलने के बाद ही पता चलेगा सरदार। ठीक है, नज़र रखो इस पर। जैसे 1 मिनट के लिए भी इसे अकेली पाओ, तो इसे पकड़कर मेरे पास ले आना। जो हुक्म सरदार। गाड़ी निकालो, शिकार पर जाना है। जी बेहतर। हूर, अब मेरा होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसके जाते ही अल्तमश ने बुलंद आवाज में कहकहा लगाकर कहा था। और बताओ, कैसे हो सीजान? आशीन कैबिन का दरवाज़ा खोलकर हमेशा की तरह बिना इजाज़त लिए अंदर कुर्सी पर आ बैठी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, गोशा अंदाज़ शाइस्ताना था। पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ अरेंज किया है। तुम जानती हो मुझे सरप्राइज़ इतने पसंद नहीं हैं। हाँ, दूसरों को देना अच्छा लगता है, लेकिन खुद के लिए नहीं। लेकिन मैंने तो अरेंज किया है और तुम्हें आना पड़ेगा। कहाँ? आज शाम को मैंने हमारे मेस के सभी दोस्तों को इनवाइट किया है। किस खुशी में? उसने हैरानगी से देखा। वैसे तो ये सब तुम्हें करना चाहिए, लेकिन मैंने हमारी एंगेजमेंट पार्टी रखी है और सरप्राइज़ अलग से है। वो मुस्कुराई। एंगेजमेंट? ज़वाहिर बुरी तरह चौंका। ज़ीजान, काफ़ी अरसा हो गया हमें हमें रिलेशनशिप में आए हुए। मेरे ख़्याल से हमें एक मज़बूत और सो कॉल्ड बंधन में बंध जाना चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो लफ्ज़ों को ज़ोर देकर बोला। हर्ट करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचते हो ना तुम? यहाँ दर्द होता है जब तुम ऐसे बोलते हो। उसने दिल पर उँगली रखकर डगमगाती आवाज़ में कहा। आशु, देखो प्लीज़, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर तुम्हें किसी धोखे में भी नहीं रख सकता। इसीलिए साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? क्या मैं इखलाक में बुरी हूँ? क्या मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर क्या मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकती? बताओ ना, आखिर कौन-सी रीज़न है जिसकी वज़ह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? आशीन की पलकें भीग चुकी थीं। तुम परफेक्ट हो यार, हर लिहाज से परफेक्ट, पर मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे और मेरे ख़्याल से एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए
दो लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी ज़रूरी होती है। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी मैं कर लूँगी, तुम बस हामी भर दो, प्लीज़। उसने मेज़ पर पड़ा हुआ जवाहर का हाथ थामकर मोहब्बत से इल्तिजा की। आशु, प्लीज़ लीव दिस टॉपिक। उसने लहजे में सख्ती दिए कहा। नो, आज नहीं यार, तुम हर बार यही कहते हो, पर आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। उसके कहने पर जवाहर ने अपना सांस बाहर निकाला और कुर्सी से उठकर आनन-फानन बाहर निकल गया। वो बस बोलने के लिए अपने लब खोलती रह गई। जमशेद सादी से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए वो सीधा मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। टेबल के गिर्द उसने एक कुर्सी पर जगह संभाली थी। अपने बैठते साथ ही उसने दूसरों को भी बैठने का इशारा किया। हमें बहुत खुशी हुई है मिस्टर जीए आपके यहाँ आने से, और इस बात की भी कि हमारी कंपनी को आपकी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जमशेद ने होंठों पर तबस्सुम सजाए कहा तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। पर हमारी कंपनी की कुछ शराइत हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा, और अगर आप इनमें से एक शर्त भी मुकर जाते हैं तो आपके सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। बशारत साहब ने उसे कवानीन समझाते हुए कहा। जी मैं जानता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हर अच्छे काम के आगाज में एक अच्छे इंसान का साथ होना भी ज़रूरी होता है। जमशेद ने कहा तो सबने तजस्सुस से उसे देखा। आ जाए। उसने मीटिंग रूम के दरवाजे की जानिब देखकर आवाज न गई तो नारंगी रंग का खूबसूरत लिबास पहने एक लड़की चलकर इसकी जानिब आ रही थी। जवाहिर कुर्सी के साथ टेक लगाए अपनी चंद उंगलियां चेहरे पर रखे उसे देखने के लिए बेताब था, मगर सामने आती लड़की इसके वहमो गुमान के बिल्कुल बरअक्स थी। ये हूर थी जो अपने लंबे बालों की ऊंची पोनी बांधे मुस्कुराकर उस शख्स के पास खड़ी हो गई। जमीन फटी थी या आसमान गिरा था, किसी गहराई में धक्का दिया गया था या फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके दिमाग के पुरखच्चे उड़ा दिए गए थे। कुछ तो लाजमी हुआ था जो जवाहर अपने लब समेट कर सख्ता हालत में अपने सामने मौजूद लड़की को देखता ही रह गया। लेकिन जैसे ही मुस्कुराती हुई हूर के नैन रूबरू मौजूद शख्स के टकराए तो वो बेदम सी होकर देखने लगी। जो करंट उसे लगा था, इसी का शौक वो भी महसूस कर रही थी। कई लम्हों तक वो खामोशी से हैरानगी से और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात लिए एक दूसरे को तकते रहे। ये मेरी फियांसी है, मिस हुरे शुमाल। जमशेद ने जैसे ही तारुफ करवाया तो जवाहर पर एक और बिजली गिरी और इसके बताने पर नजरें झुका गई थी। बैठो हूर। वो बोला तो हूर जवाहर को देखते हुए जमशेद के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई। तो मिस्टर जीए, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी की शराइत, मीटिंग कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड। जमशेद को टोककर उसने सिर्फ अपनी कही और हूर को घूरता हुआ कुर्सी से उठकर जाने लगा। लेकिन सर ऐसे कैसे? आप एक जमशेद ने रोकना चाहा लेकिन वो तेजी से कदम पटक कर बाहर निकल गया। बिशारत समेत इसकी दीगर कंपनी एम्प्लॉइज ने भी उसकी पैरवी की थी। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इन्हें क्या अचानक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, पर जैसे ही तुम आई हो तो इनका मूड ही बदल गया। ये सब इसके रूपोश होते ही जमशेद हड़बड़ाया, लेकिन बजाय उसे तसल्ली देने की वो भी खामोशी से चली गई। ड्राइवर के साथ वो पिछली सीट पर बैठकर अपने अपार्टमेंट की जानिब रवाना हुई, लेकिन बीच राह में ही वो अल्तमश के लोगों ने इसका रास्ता रोक लिया और ड्राइवर को गोली मारकर इसके नाक पर क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल रखा, जो इसे बेहोश कर गया। गाड़ी में धकेलकर फिर से अल्तमश के बताए गए ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। सर, आपने यूं अचानक ऐसे मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी? बशारत जी कंपनी में कदम रखते ही उसके पीछे पीछे चलता हुआ कह रहा था। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मुनासिब नहीं लगा, वह संजीदगी से बोला। पर सर, वो हमारी सारी शर्तें मानने को तैयार था, जिससे हमारी कंपनी को ही फायदा होता। उसने मजीद कहा तो जवाहर ने घूर कर देखा। अपनी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। आइंदा मेरे फैसलों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आउट कर दूंगा। वह सर्द लहजे में फंकारा तो बिशारत अपनी गर्दन झुका गया। अपना सर झटक कर फिर जवाहर अपने कैबिन में जाता दिखाई दिया। क्या बात है छोटे, जब से ऑफिस से आए बस कमरे में ही बंद होके बैठे हो? माहम दरवाजा खोलकर उसे अपनी पेंट की जेबों में हाथ डाले खिड़की से बाहर झांकता देखकर पूछने लगी। दिल पर बहुत बोझ है आप ही। इसकी नजरें अभी भी नीचे चलती ट्रैफिक पर ही थी। किस चीज का बोझ? जो चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा, जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा, जो पास है उसकी चाहत नहीं है, और जो चीज मुसलसल मुझसे दूर भाग रही है। न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मुझे खींचकर उसी की जानिब ले जाता है। इसके लफ्जों में दर्द था। जो चीज तुम्हें परेशान करे और जो तुम्हारा सुकून बर्बाद करे तो उसे सोचना छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? उसने जरा सी गर्दन तिरछी करके बहन को देखा। की होगी, जानती हूँ, पर खुशी इस बात की है कि तुम अब रोते नहीं हो।
وقت کی کیا ہی بات ہے واپی، جیسے جیسے گزرتا ہے بندوں کو ٹھوکریں لگا لگا کر ہر چیز میں سیانہ کر دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ انسان کے آنسو بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ پلکوں تک تو آ جاتے ہیں لیکن کسی بے قدرے کی طرح دہلیز پار نہیں کرتے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہوں، کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ہی ناز کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، بس صرف ایک خواب ہی ہوتا ہے۔ آنکھ کھلی اور ٹوٹ گیا۔ بولتے وقت ماہم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں۔ شاید کوئی پرانی یاد نے دستک دی تھی۔ اب ابھی تک یاد کرتی ہیں نا اس انسان کو؟ بلا شبہ وہ اپنے سابقہ بہنوئی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں ہم کبھی بھولے ہوں، جنہیں ہم کبھی بھول ہی نہ پائے ہوں، انہیں یاد کیا کرنا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ آپی، مت رویا کریں پلیز۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی آنکھ میں آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کاش کہ کبھی آپ نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں اس انسان سے ایسا بدلہ لیتا کہ اس کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھتی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو بیچ راستے میں تنہا چھوڑ کر جانے کی؟ فقط آپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا میں آپی۔ اگر آج بھی آپ نے مجھے اجازت دی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بہن کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ اس کا لہجہ اس کے بولے گئے لفظوں سے چھپی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ نہیں چھوٹے، معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تم بھی معاف کرنا سیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس نے آنسو صاف کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ لوگوں کو معاف کرنا خود کی ذات پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ معافی ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو بجائے آپ کا شکریہ ادا کرنے یا آپ کا احسان ماننے کے، وہ الٹا آپ کو مزید اذیت دیتے ہیں۔ اذیت میں مبتلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ پھر بھی دل بڑا رکھتی ہوں گی، لیکن ملک ظواہر علی سکندر بے وفائی کرنے والے انسان کے معاملے میں بہت بے رحم ہے۔ اس نے لہجے میں سختی لیے کہا۔ حور کا کچھ پتہ چلا؟ ماہم نے موضوع بدلنا چاہا۔ نام بھی مت لیں اس کا۔ اسے حاصل کرنا تو دور، اب تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ شدید حیران تھی۔ محبت میں بے وفائی کی ہے اس نے آپی، اور میں نے کہا کہ میں بے وفائی کرنے والے پر رحم نہیں کرتا۔ بے وفائی؟ مطلب کیسے؟ وہ ایک بار پھر سے چونکی تھی۔ جب اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اسے کسی اور سے منگنی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ منگنی؟ اب اس نے کس سے منگنی کر لی؟ ایک اور سوال جھاڑا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپی؟ کسی سے بھی کی ہو، معنی یہ رکھتا ہے کہ کر لی۔ وہ اداسی میں بھی مسکرایا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری رہی ہو۔ اس نے کندھے اچکائے تو وہ اس کی بات کو پھر سے مسکراہٹ میں لے اڑا، ایسے جیسے اس نے مجبوری لفظ کا مذاق اڑایا ہو۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے کوئی اور اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اس کے لفظوں پر وہ پھر سے سیدھا ہو کر نیچے سڑک پر جھانکنے لگا۔ کوئی نہیں چاہیے، بس اپنی ماما سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب اگر میں پھر سے تمہیں وہی بات کہوں گی تو تمہیں برا لگے گا۔ جانتا ہوں آپ یہی کہنا چاہتی ہیں کہ وعدہ تو کبھی بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ شادی کر لو، بوڑھے ہو جاؤ گے، فلاں فلاں فلاں۔ اس نے سر جھٹکا۔ تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ ماہم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو مت سمجھایا کرے نا، بچہ نہیں ہو اب، خود سمجھ سکتا ہوں سب کچھ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر نظر ڈال کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اور نانو ہاسپٹل جا رہے۔ ہاسپٹل کیوں؟ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ نانو کا ریگولر چیک اپ ہے، تم ٹینشن مت لو۔ اوہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میرے چھوٹے کو ڈر بھی لگتا ہے کسی سے، اس نے مذاقن کہا۔ مجھے کسی سے نہیں ڈر لگتا آپی، بس جو چند اپنے ہیں انہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں اور نانو چلتے ہیں۔ سوچا تمہیں بتا دوں، ہم تھوڑی دیر میں آ ہی جائیں گے۔ اوکے۔ اس کی گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر وہ مسکرائی اور پھر کمرے سے باہر جاتی دکھائی دی۔ ظواہر پھر اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ ہوش آنے پر حور نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تو چند فاصلے پر کچھ لوگ شراب کے نشے میں دھن لیٹے دکھائی دیے۔ کلوروفارم کی مہک ابھی تک اس کے دماغ میں رچی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھی اور آدھی بند۔ بمشکل اپنی آنکھیں پوری کھولی اور ہوش بحال کر کے وہ سیدھی ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے بازو سے بندھے ہوئے تھے۔ خود کو رسیوں کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ نازک کلائیوں پر رسیوں کے نشان پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ اپنے چہرے پر آتے بالوں کو وہ پھونک سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشن دان سے باہر نظر ڈالی تو یہ شام کا وقت تھا۔ اس نے بغور نشے میں جکڑے ان نوجوانوں کو دیکھا جو لڑکھڑا کر سنبھل رہے تھے۔
इन्हें थोड़ा मदहोश पाकर वो कुर्सी खिसकाकर आगे हुई और थोड़ा झुककर नशे से चूर एक आदमी के करीब पड़ा मोबाइल पाँव से घसीटकर अपने पाँव पास किया। पाँव के अंगूठे से ही कीपैड मोबाइल के मैसेंजर फ़ोल्डर को खोला, बमुश्किल टाइप करना शुरू किया। जवाहर का नंबर आज भी उसे उँगलियों पर याद था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इंडिया से वापस आने के बाद इसने नंबर बदल दिया या वही रखा। किस्मत पर छोड़कर उसने मैसेज भेजना चाहा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ टाइप करती, अल्तमश की आवाज़ दूर से ही उसकी समातों से टकराई, तो उसने फ़ौरन आधा लिखा मैसेज ही झट से सेंड बटन पर क्लिक करके भेज दिया और पाँव की ठोकर से वापस मोबाइल इसी आदमी के पास पहुँचाकर सीधी हुई। हाँ भई, कैसी हो तुम? अल्तमश हँसकर उसके करीब आया। नशे से चूर वो नौजवान भी उसके रोब से उठकर खड़े हो गए थे। आखिर तुमने मुझे ढूँढ ही लिया, उसने तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा तो वह कहकहा लगाकर पीछे हुआ। इतने अरसे से तुम्हारी तलाश में मारा-मारा फिर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता था? फिर कि नाकाम रहता? वो थोड़ा झुककर बोला, क्या चाहते हो मुझसे? उसने सीधा नुक्ते पर आना चाहा। हाय, हाय, हाय! तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी गुर्बत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। मुख्तसर कहूँ तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसके घुटनों पर बैठकर आँखों में देखते हुए बोला, गोया अपने महबूब के चेहरे का दीदार कर रहा हो। मैं तुम जैसे आदमी से इंसान से शादी करने से पहले खुद को मार लूँगी। उसने हकारत से देखा। देखो, अल्तमश खान ने कभी ना का लफ्ज़ नहीं सुना। प्यार से मान जाओ तो बेहतर है, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वो धमकाने वाले अंदाज़ में गोया हुआ। ज़बरदस्ती तुम मेरे मुँह से कबूल है नहीं कहलवा सकते। उसकी मासूमियत पर वो खड़े होकर खुलकर हँसा। ओह! अल्तमश खान की जान, कितनी मासूम हो ना तुम? मुझे सब कुछ कहलवाना आता है। तुम बोलो, शादी करोगी या ज़बरदस्ती करूँ? उसने सरगोशी वाले अंदाज़ में कहा। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। इसकी आँखों में आज भी वही जोश था जो कुछ अरसा पहले अल्तमश के मुँह पर थप्पड़ मारते वक़्त था। ठीक है, ज़बरदस्ती कर लेते हैं। आँखों से उसने करीब खड़े मिट्ठन को इशारा किया तो वो उसे रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद कर गया। वो झट से उठकर भागने लगी तो अल्तमश ने उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से अपनी जानिब खींचा। नहीं, 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 भागने नहीं दूँगा। बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझसे निकाह कबूल है या नहीं? उसने अपना चेहरा हूर के करीब करके शदीद सर्द लहजे में पूछा। उसके मुँह से शराब की बू आ रही थी जिससे हूर को कराहत होने लगी। नहीं, 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 वो एक ही साँस में बोल गई। ठीक है, फिर निकाह के बगैर ही सब कुछ कर लेते हैं। उसने होड़ को मज़ीद करीब करके अपने सीने से लगाया और उसकी नारंगी शर्ट को पीछे से पकड़कर इतनी ज़ोर से खींचा कि वो फट गई। गर्दन से नीचे उसकी आधर कमर ज़ाहिर हो रही थी। वो अपनी पूरी आँखें खोले उन्हें अल्तमश के चेहरे पर गाड़ कर सकता हो गई। बोलो, अब करोगी या नहीं? उसने फिर से तमानियत से पूछा तो वो आंसू बहाते हुए नफ़ी में सर हिला गई। उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की मुसलसल कोशिशों में थी, लेकिन इसकी पकड़ काफ़ी मज़बूत थी। यकायक अल्तमश ने इसके ब्लाउज़ की ज़िप इतनी ज़ोर से खींची कि वो खुल गया। इसी लम्हे वो चीख-चीख कर उसे सीने से लगी रहम की भीख माँगने लगी। ऐसा मत करो प्लीज़, छोड़ दो मुझे, तुम्हें खुदा का वास्ता। शिद्दत से रोते हुए वो इल्तिजा कर रही थी तभी अल्तमश ने उसे पीछे किया। निकाह करोगी या नहीं? सवाल और लहजा वही थे मगर इस बार वो सिसकियों में रोती हुई इस बात में सर हिला गई। इसकी हाँ पर वो मुस्कुराया। फ़िक्र मत करो, किसी और ने तो क्या मैंने भी कुछ नहीं देखा। कमीज़ तुम्हारी पुश्त से फटी है और मैंने तुम्हें सामने से देखा है। असली दीदार तो निकाह के बाद ही होगा। फ़िलहाल ये चादर पकड़ो और ढाँप लो खुद को। अपने कंधों पर लटकी शाल उतार कर वो इसकी जानिब फेंकते हुए बोला तो हूर ने झट से उसे अपनी गिरफ्त में लिया और अपनी पुश्त से उड़ती हुई अपने पूरे वजूद को इसमें छुपा गई। अल्तमश फिर से एक बुलंद कहकहा लगाकर चला गया। दिल ने इसी पल जवाहर को याद किया था। आंखों ने अपने मुहाफिज को देखना चाहा, लेकिन वो तो नजरों से उछल कोसों दूर था। वो खामोशी से इस चादर में मुंह छुपाए कई लम्हों तक आंसू बहाती रही।